दोस्तों, मेरा नाम सतीश कुमार है। द काम स्टोरी सेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज इसके अंतर्गत मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको अपनी ही लिखी हुई किताब दरख्त की एक और कहानी, लुक्खी पार्ट 1। लुक्खी अपने माता पिता की इकलौती मगर अनचाही संतान थी। जमुना दास और झुमरी ने सोचा तो बहुत कुछ था। सोचा था कि एक बेटा होगा जो उसे कष्टों से उबारेगा, लेकिन उसकी सारी की सारी ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। बेटे के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा उसने दान दक्षिणा भी दिया, परंतु वह काम न आया। पंडितों ने तो कह दिया था कि बेटा ही होगा, लेकिन सब उल्टा पड़ गया जब दाई ने झोपड़ी से आवाज़ दी, जमुना दास, लक्ष्मी आई है। काहे की लक्ष्मी? मेरे तो जैसे कर्म ही फूट गए, जमुना दास मन ही मन में बोल पड़ा। फिर जी भरकर पंडितों को कोसा जिन्होंने बेटा पैदा होने का आश्वासन दिया था। यह उस समाज की सच्चाई थी जिसमें जमुना दास रहता था। बेटा पैदा हो जाए तो सर उठाकर मिठाइयाँ बांटी जाती थी, और अगर बेटी हो जाए तो मातम सा छा जाता था। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। झुमरी अपने बच्चे को गले से लगाते हुए बोल पड़ी, मेरी लुक्खी। उस अनचाही बच्ची को एक नाम मिल गया, लुक्खी। जमुना दास एक गरीब किसान था। उसके पास ज़मीन का एक टुकड़ा था जिससे उसका गुजर बसर होता था। सोचा था कि एक बेटा होगा जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अपनी सोच को उसने इस तर्कपूर्ण तरीके से झुमरी के सामने रखा था कि वह भी सोचने लगी थी कि शायद उसका पति ठीक ही कह रहा है। औरत शायद हालात से समझौता करना जानती है, परंतु मर्द की ख्वाहिश कभी मरती नहीं है। लुक्खी अभी काफ़ी छोटी थी, लेकिन जमुना दास अपने दूसरे बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन समय बीतने के साथ उसकी यह ख्वाहिश भी मर गई, क्योंकि झुमरी की तबीयत खराब रहने लगी और वह अगला बच्चा जनने की स्थिति में नहीं थी। शायद इतना ज़मीर बाकी था जो उसे पत्नी को खोने का डर सताने लगा, और हालात से समझौता कर, या यूँ कहें बेवश होकर, लुक्खी की तरफ देखना शुरू किया। हालांकि बेटे का सपना, जो उसकी छोटी सी ख्वाहिश थी कि वह खेतों में काम करता, बुढ़ापे का सहारा बनता और वंश को आगे बढ़ाता, अधूरा रह गया। समय के साथ लुक्खी बड़ी होने लगी। लुक्खी के नाक नक्श, गोरा रंग और आँखों की चमक किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफ़ी थी। जब वह बोलती थी, ऐसा लगता था जैसे मोती टपक रहे हों, और किसी को भी मंत्रमुग्ध करने के लिए यह काफ़ी था। जमुना दास और झुमरी भी लुक्खी को प्यार करते थे, लेकिन जताते नहीं थे। शायद प्यार जताने की परंपरा तो बड़े बड़े घरों में ही होती है। जमुना दास और झुमरी यह क्या जाने। जमुना दास और झुमरी की चिंता यह थी कि दहेज के लिए कुछ पैसे जमा कर सके, ताकि लुक्खी की शादी आसानी से हो पाए। इससे ज़्यादा उसकी सोच क्या हो सकती थी, जो बेटे की कामना सिर्फ इसलिए करता था कि वह खेतों में काम करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा और वंश का नाम आगे बढ़ाएगा। लुक्खी के सही लालन पालन और शिक्षा की चिंता किसी को नहीं थी। स्कूल जमुना दास के गांव से 3 कोस दूर था। उस स्कूल के एक शिक्षक जमुना दास के गांव से होकर प्रतिदिन आया जाया करते थे। कभी कभी मास्टर साहब स्कूल से लौटते समय इस गांव में आधे 1 घंटे रुक जाते और शिक्षा के महत्व को समझाने में लग जाते। शिक्षक का यह गुण समाज के विकास में किस प्रकार अप्रत्यक्ष ढंग से भूमिका अदा करता है, शायद किसी को पता नहीं। इसी के परिणाम स्वरूप इस गांव के भी कुछ बच्चे स्कूल आते जाते थे और पढ़ लेते थे। अन्य दिनों की तरह एक दिन मास्टर साहब जमुना दास और कुछ अन्य लोगों के साथ देश के हालात और शिक्षा के महत्व पर चर्चा कर रहे थे। तभी लुक्खी दौड़ी दौड़ी आई
और अपने बाबा जमुना दास के बगल में खड़ी हो गई। पसीने से सनी हुई लुक्खी दौड़ते खेलते आई थी। चेहरे की चमक बता रही थी कि उसे किसी की परवाह न थी, न बाबा के सोच की, न मास्टर साहब के व्याख्यान की, और न देश और दुनिया की। क्षण भर में वह फिर एक तितली की भांति उड़ चली और अपने खेल मंडली में चली गई। जमुना दास, तुम्हारी बेटी कितने साल की है? मास्टर साहब ने पूछा। 7 साल की हो गई है मास्टर साहब, जमुना दास ने जवाब दिया। तो इसे स्कूल भेजो भाई, मैं इतना तुम लोग को समझाता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते हो। अगर इस देश का कुछ हो सकता है तो शिक्षा से ही, मास्टर साहब ने जोर देकर कहा। बेटी है मास्टर साहब, पढ़ लिख कर क्या करेगी? मेरी हैसियत भी तो पढ़ाने की नहीं है, फिर थोड़ी पढ़ लिख गई तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी। जमुना दास की इस वाक्य को सुनकर जैसे मास्टर साहब को उसकी अज्ञानता में ज्ञान भरने का भूत सवार हो गया। उन्होंने जमुना दास के दिमाग को इतना धोया कि वह लुक्खी को स्कूल भेजने को राजी हो गया। बेचारी लुक्खी, 3 कोस पैदल जाना, 3 कोस आना, पूरे 6 कोस। छोटी सी बच्चे के लिए एक मुश्किल भरे रास्ते से कम नहीं था, लेकिन इसकी चिंता किसी को न थी। चिंता करने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। मास्टर साहब को अपने बुद्धिजीवी होने का एहसास हो रहा था, और जमुना दास ने तो यूं ही हाँ कर दिया था कि शायद उसे लुक्खी के स्कूल जाने और न जाने में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। शिक्षा प्राप्त करने का यह रूप देश के एक बड़े भूभाग पर देखा जा सकता है। जो तप कर निकल जाए वह श्रेष्ठ कहलाता है, और जो रह गया वह अपनी किस्मत को दोष देता है। लुक्खी के लिए यह कठिन रास्ता था, वह पार कर पाएगी या नहीं किसी को पता न था। लुक्खी ने स्कूल जाना शुरू किया। आज स्कूल का पहला दिन था। 3 कोस की दूरी तो वह ऐसे पार कर गई जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ होता भी तो इसका फिक्र करने वाला कोई न था। शायद गांव में दौड़ते खेलते वह इससे ज़्यादा दूरी तय करती होगी। स्कूल में ऐसी बातें सुनने को मिली जैसे उसने कभी सुनी न थी। घर में कभी उसके माँ और बाबा ने तो कभी ज्ञान की बातें की नहीं थी। लुक्खी को स्कूल अच्छा लगा और लौटकर माई और बाबा को बताना चाहा। माई ने थोड़ा बहुत तो सुन भी लिया, लेकिन बाबा के पास समय नहीं था, या यूँ कहें कि उन्हें इसकी कोई उपयोगिता नज़र नहीं आ रही थी। जमुना दास ने इतना ही कहा, ठीक है ठीक है। लुक्खी ने कुछ खाया। थकान उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी। देखते ही देखते वह गहरी नींद में सो गई। अगले दिन फिर वही दिनचर्या, अगले दिन फिर वही दिनचर्या। लुक्खी को स्कूल आने जाने और विभिन्न शिक्षकों की बातें सुनने में रुचि होने लगी। वह खुशी खुशी बिना आनाकानी किए स्कूल जाती और खुशी खुशी आती। पढ़ाई के नाम पर ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन जो भी छोटी छोटी बातें बताई जाती लुक्खी ध्यान देकर सुनती और उसे याद रहता। यह एक विलक्षण प्रतिभा थी जो लुक्खी में नज़र आने लगी थी। 7 साल बीत गए। लुक्खी प्रत्येक कक्षा में अव्वल लाते हुए 8वीं कक्षा में पहुंच गई थी। स्कूल बदल गया था, लेकिन स्थान वही था। नए स्कूल में भी सारे शिक्षक उसके प्रतिभा के कायल थे। पढ़ाई और अनुशासन में उसका कोई सानी न था, लेकिन माई और बाबा इन बातों से अनभिज्ञ थे। लुक्खी जब स्कूल से आती तो माई से लिपट जाती, जैसे वह उसके मैले कुचैले कपड़ों के गंध की आदी हो गई थी। बाबा से सवाल करती और स्कूल की बातें बताती। वही जवाब मिलता, ठीक है ठीक है। न तो कुछ चाहत थी न कोई उद्देश्य। तीनों एक उद्देश्यहीन जिंदगी जिए जा रहे थे। आज कुछ खास दिन था। स्कूल में दौड़ की प्रतियोगिता थी। बिना किसी भव्य आयोजन के स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर की निगरानी में प्रतियोगिता हो रही थी। 8वीं से 12वीं तक 5 कक्षाओं की कक्षा स्तर प्रतियोगिता होनी थी। दौड़ की लंबाई नापी नहीं गई थी, बल्कि मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाना था। सबसे पहले 12वीं कक्षा की प्रतियोगिता शुरू हुई।
डिप्टी इंस्पेक्टर के निर्देश पर रेफरी ने सीटी बजाकर खेल की शुरुआत की। बच्चियां दौड़ पड़ी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अव्वल आए बच्चों को अलग बैठाया गया और उसके द्वारा दौड़ में लिया गया समय नोट किया गया। इसी प्रकार 11वीं, 10वीं और 9वीं कक्षाओं के भी दौड़ का आयोजन हुआ। अब 8वीं कक्षा की बारी थी। लुक्खी सबसे बाईं कतार में खड़ी थी। अभी तक किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी, लेकिन शायद सबसे बड़ा जादूगर ऊपर बैठा उसे देख रहा था। दौड़ शुरू हुई। धीरे धीरे सारी निगाहें लुक्खी पर टिक गई। देखते ही देखते वो लुक्खी मैदान के दूसरे छोर पर पहुंच गई, जबकि उसके सारे साथी लगभग मैदान के बीच में ही थे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच लुक्खी का चेहरा सबको दिखाई दिया। पसीने से लथपथ उसका चेहरा चमक रहा था। लुक्खी के द्वारा दौड़ में लिया गया समय सारी कक्षाओं के अव्वल आए हुए बच्चियों से भी कम था। डिप्टी इंस्पेक्टर सुजान सिंह एक बगुले की भांति देखता रह गया। उसे लुक्खी में एक विलक्षण प्रतिभा नजर आया। डिप्टी इंस्पेक्टर होने के नाते जीवन में उसने न जाने कितनी प्रतियोगिताओं के आयोजन में भाग लिया था, लेकिन पहली बार किसी लड़की को ऐसे भागते देखा था। दूसरी तरफ उसे लुक्खी की आंखों में एक तेज़ और आत्मविश्वास नजर आया, जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। सुजान सिंह को लुक्खी का दौड़ना एक सपने की तरह लग रहा था। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि लुक्खी की जगह कहीं और है। उधर लुक्खी जब एक शील्ड लेकर घर पहुंची तो माई और बाबा बोल पड़े, यह क्या है? लुक्खी ने माई से लिपटकर सारी बातें बताई। बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन इस बार सुर कुछ बदला बदला था। लुक्खी ने अपने माई बाबा के जीवन में अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया था। सुजान सिंह प्रत्येक शनिवार को जिला कलेक्टर को स्कूल का रिपोर्ट देने जाया करते थे। इस शनिवार भी पहले की तरह सुजान सिंह वहाँ पहुँचे। आओ सुजान सिंह, बैठो, कलेक्टर साहब ने कहा। सुजान सिंह रिपोर्ट सौंपते हुए बोले, सर मैं 25 साल से स्कूल का इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने स्कूल में न जाने कितनी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया, लेकिन आज कुछ ऐसा देखा है जिसे बताने को जी चाहता है। खुलकर बताओ सुजान सिंह। सर, सुदूर देहात में कन्या उच्च विद्यालय में कल दौड़ प्रतियोगिता थी। एक बच्ची का प्रदर्शन मुझे आपसे बात करने को विवश कर रहा है। मुझे डर लगता है कि यह प्रतिभा जो देश की धरोहर है कहीं खो न जाए। मैं चाहता हूं कि आप चलकर एक बार देख ले। सुजान सिंह, तुम एक खिलाड़ी रहे हो, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। अगले शनिवार को आयोजन की व्यवस्था करो, मैं ज़रूर चलूँगा। अगले शनिवार को कलेक्टर साहब के लिए फिर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सभी कक्षा के अव्वल प्रतियोगियों का दौर कराया गया। लुक्खी सभी की उम्मीद पर खड़ी उतरी और सबसे छोटी होने के बावजूद प्रथम स्थान पर लगभग सभी प्रतियोगियों से आधा समय लेकर पहुंची। कलेक्टर साहब भी चकित रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे पैरों में पहिया लगा हो। लुक्खी के पैर इतनी तेज़ी से उठते थे कि देखने वाला देखता ही रह जाए। कलेक्टर साहब ने मन ही मन में निर्णय लिया कि लुक्खी को उच्च ट्रेनिंग के लिए सिफारिश की जाए। उन्होंने लुक्खी को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटी, क्या तुम दौड़ का अभ्यास करती हो? नहीं सर, मैं अभ्यास नहीं करती। फिर इतना तेज़ कैसे दौड़ लेती हो? सर, मुझे दौड़ना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं उड़कर पहुंच जाऊं। अच्छा, आपके माता पिता क्या करते हैं? बाबा और माई अपने खेत में काम करते हैं और मजदूरी भी करते हैं। कलेक्टर साहब की आंखें भर आई। कलेक्टर साहब, सुजान सिंह और सभी अध्यापकों की आंखों में लुक्खी के लिए सहानुभूति नज़र आ रही थी। कलेक्टर साहब ने लुक्खी के माता पिता से मिलने का निर्णय लिया। अगले ही दिन कलेक्टर साहब सुजान सिंह के साथ लुक्खी के गांव पहुंचे। बच्चे मोटर गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे। ड्राइवर ने एक आदमी से पूछा, जमुना दास का घर कहाँ है? उस आदमी ने बताया कि आगे एक पीपल का पेड़ है, जिसके आगे एक झोपड़ी है
जमुना दास उसी में रहता है। गाड़ी जमुना दास के दरवाजे पर रुकी तो काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जमुना दास और झुमरी घर पर नहीं थे, वे खेतों में काम कर रहे थे। किसी ने खेत में जाकर जमुना दास को बताया कि उसके घर पर कलेक्टर साहब आए हैं। जमुना दास घबरा गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। जल्दी जल्दी दोनों पसीना पोंछते हुए कलेक्टर साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। नमस्ते हुजूर। नमस्ते जमुना दास, तुम्हारी बेटी लुक्खी बहुत तेज़ दौड़ती है। हम उसे जिला स्तर पर ट्रेनिंग देकर आगे भेजना चाहते हैं। हो सकता है वो अपनी मेहनत और काबिलियत से शायद इस देश का नाम रोशन करे। मुझे इसमें तुम्हारी सहमति की ज़रूरत है। जमुना दास का सीना फूल गया। तारीफ़ का शब्द शायद उसने अपने जीवन में पहली बार सुना था। उसे गर्व का एहसास हो रहा था। इस उद्देश्यहीन ज़िंदगी में पहली बार किसी ने आशा की किरण दिखाई थी। लेकिन जो शक मन में था उसका समाधान चाहता था, वह बोल पड़ा, लेकिन सरकार, हमारी हैसियत। कलेक्टर साहब बीच में ही बोल पड़े, उसकी चिंता मत करो, सारा खर्च सरकार उठाएगी। इसके खाने पीने से लेकर ट्रेनिंग तक का खर्च सरकार उठाएगी। जमुना दास के पास मना करने की कोई वजह नहीं थी, या यूँ कहें कि उससे बोला ही नहीं जा रहा था, इसलिए उसने सर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। ठीक है, अगले रविवार को गाड़ी आएगी लुक्खी को लेने। उसके पढ़ाई की व्यवस्था भी शहर के स्कूल में की जाएगी। वह बीच बीच में तुम लोगों से मिलने आती रहेगी। अगर तुम लोग चाहो तो उससे शहर जाकर मिल सकते हो। किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। कलेक्टर साहब के आश्वासन से जमुना दास और झुमरी को थोड़ी शांति मिली। कलेक्टर साहब चले गए। तो दोस्तों, यह था मेरी कहानी का पहला भाग। जल्द ही मिलेंगे इस कहानी के दूसरे भाग लुक्खी पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।